जन्नत के पत्ते बाब नंबर 9। इरम की मंगनी का फंक्शन ताया फुरकान के लॉन में मुनक़िद किया गया था। फंक्शन ख़वातीन का था, मर्दों का इंतज़ाम बाहर था, मगर तैयार होते वक्त वो जानती थी कि यह फंक्शन भी इतना ही सेक्रेटेड होगा जितना दावर बाई की मेहंदी का फंक्शन था। बराए नाम जनाना हिस्सा जहाँ वेटर्स, मूवी मेकर्स, लड़के, कजन सब आ जा रहे होंगे। पता नहीं फिर बेचारे बाकी मर्दों को अलहदा क्यों बिठाया जाता था, या फिर ऐसी शादियों को सेक्रेटेड कहने की मुनाफिकत क्यों थी। सोसाइटी के मयारात जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, इसने अपनी 22 साल जिंदगी में कभी कोई मुकम्मल तौर पर सेक्रेटेड शादी अटेंड नहीं की थी। ताया की सख्ती थी कि मंगनी पे दुल्हा नहीं आएगा, अंगूठी सास पहनाएगी, मगर जो खानदान के लड़के काम के बहाने चक्कर लगा रहे होंगे उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। बाहर वो अबाया लेती थी, उसूलन उसे उधर भी अबाया लेना चाहिए था, मगर मंगनी का फंक्शन बराए नाम ही सही तो सेक्रेटरी लड़के वगैरह थे, मगर वो जरा दूर थे, वो मुकम्मल तौर पर मिक्सड गैदरिंग नहीं थी। अबाया का मकसद जीनत छुपाना और चेहरा छुपाना ही था, तो वो ये काम अपने लिबास से भी कर सकती थी। सो उसने अबाया नहीं लिया, मगर लिबास का इंतखाब अबाया का मुतबादिल और मुतरादिफ के तौर पे किया। कच्चे सेब के रंग का सब्ज पाँव को छूता फ्रॉक, नीचे ट्राउजर्स और कलाई तक आती आस्तीन। ये एक मशहूर ब्रांड का जोड़ा था और इसके साथ नेट का दुपट्टा था। सो उसने अलग से बड़ा सा दुपट्टा बनवा लिया था, कच्चे सेब के रंग का। यूं गले का काम दुपट्टे में छुप गया, चेहरे के गिर्द भी दुपट्टा यूं लपेटा कि वो पेशानी से काफी आगे था। कान भी छुप गए। सहूलत थी कि किसी आदमी को देखते ही वो थोड़ी सी उंगली से दुपट्टा पकड़कर ऊपर ले जाकर नकाब ले सकती थी। यूं अबाया के बगैर भी जीनत छुप गई, नकाब भी हो गया और अच्छा लिबास भी पहन लिया। बैठी भी वो जरा कोने की मेज पर थी, गुलाबी फूलों से आरस्ता स्टेज पर इरम का कामदार लिबास गुलाबी लिबास में गर्दन ऊंची किए और निगाहें झुकाए बैठी थी। वो इरम को जानती थी, उसे मालूम था कि वो जबरदस्ती बिठाई गई है। उसकी सास अब उसे अंगूठी पहना रही थी। मूवी मेकर मूवी बना रहा था, पता नहीं यहाँ ताया के इस्लाम को क्या हुआ था। वेटर्स, मूवी मेकर्स ये भी तो मर्द थे, मगर वही सोसाइटी के दोहरे मयारात। हिजाब कपड़े का एक टुकड़ा तो नहीं होता, ये तो एक मुकम्मल अलग तर्ज जिंदगी होता है। और ये तर्ज जिंदगी इतना आसान नहीं था, उसे जल्द ही अंदाजा हो गया। तुमने दुपट्टा सर पे क्यों ले रखा है? गले का काम ही नजर नहीं आ रहा, चेहरे से तो हटाओ। मूवी मेकर्स वीडियो बना रहा था, सो वो चेहरे को ढके रुख मोड़े बैठी थी, और फातिमा जो जरा देर को उधर आई थी, अपनी हैरत जाहिर करने में साथी खवातीन की हमरा मिल गई थी। नहीं हटा सकती लेडीज, मैं अब नकाब करती हूँ, वो रसान से जवाब दे रही थी। मगर फिर क्यों? और यार फंक्शन ये तो खैर होती है। खैर मुझसे पूछो कि कितना बड़ा शर होता है। वो अब बददिल हो रही थी, हिजाब से नहीं लोगों से। या अल्लाह, लोग खामोश क्यों नहीं रहते, इतना क्यों सवाल करते हैं। सहरिश, सना और असरत की बहनें अब डांस की तैयारी कर रही थीं, उन्हें कोई नहीं टोक रहा था। स्लीवलेस पहने फिरती किसी लड़की को कोई नहीं टोक रहा था, मगर हिजाबी लड़के के सब पीछे पड़ गए थे। क्या लोगों ने समझ लिया है कि वो कहेंगे कि हम ईमान लाए और अब वो आजमाए जाएंगे? वो अपने अंदर आंसू अंदर ही उतारती रही। लड़कियां रक्स के लिए पोजीशन संभाले खड़ी थी। मूवी मेकर का कैमरा रेडी था। उसने रुख मोड़ लिया। दिल अंदर ही अंदर लरज रहा था। वो किसी को मना नहीं कर सकती थी, उसकी कोई नहीं सुनता। तबाही तबाही कितने करीब थी और सब बेखबर थे। हर अकलत इसकी दायमी आग, भटकते अलाव, धकते अंगारे। इंसान भी खुद ही अपने लिए क्या क्या कमा लेता है। और यादें भी कितनी अजीब होती हैं। जब बंदा अंधेरे से नूर में आता है तो हर शय समझ में आने लगती है। उसे याद आ रहा था शरिया एंड ला के दूसरे सेमेस्टर में उसूलुद्दीन डिपार्टमेंट के ही एक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने यूं ही एक किस्सा सुनाया था। उसे वो किस्सा आज पूरी जज्जियात के साथ याद आ रहा था। मेरी बेटी की जब शादी होने लगी तो मैंने उसे मना किया कि बेटा मूवी और फोटो सेशन वगैरह मत करवाना, मगर वो मुझसे खफा हुई। वो मुझसे लड़ती रही कि अब्बा मैंने हमेशा पर्दा किया है, आपकी सारी बातें मानी, अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पे मुझे बददिल ना करें। मैं खामोश हो गया। इसरार नहीं किया कि मैं जबरदस्ती का कायल नहीं था। शादी हुई, उसके ससुराल ने फोटो सेशन का मुकम्मल इंतजाम करवा रखा था। मैं चुप रहा। शादी के चौथे रोज मैं अपने कमरे में आराम कुर्सी पे बैठा था कि मेरी बेटी आई और मेरे कदमों में बैठकर चुपचाप रोने लगी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है। उसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, अब्बा आज ठीक कहते थे। मेरी बेटी के आंसू मेरे दिल पे उस दिन से गड़ गए हैं, और यही सोचता हूँ कि पता नहीं हम अपनी खुशी के मौके पर अल्लाह को नाखुश क्यों कर देते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो किस्सा सुनाया था तो उसने चंद हिजाबी लड़कियों की आंखों से आंसू गिरते देखे थे। तब कंधे उचकाकर वो हैरान होकर सोचती थी कि ये लोग क्यों रो रहे हैं।
अब उसे पता चला था कि वो क्यों रो रही थी। फंक्शन खत्म होने तक उसका दिल उचाट हो गया था। रात अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बालियां उतारने के इरादे से बेदिली से खड़ी थी। कच्चे सेब के रंग का दुपट्टा कंधे पे था और बाल खोलकर आगे को डाल रखे थे। बहारे भी उसी की नकल में गुंगुरियाली पोनी आगे को डाल लेती थी। पता नहीं वो बहनें फोन क्यों नहीं उठाती और मेल का जवाब भी नहीं देती। खैर 2 हफ्ते तो रह गए थे, जाकर पूछ लूंगी। दरवाजे पे दस्तक हुई, वो चौंकी, फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोला। वहां जहान खड़ा था, जमर्रुद रंग का कुर्ता और सफेद शलवार पहने। पता नहीं कहाँ से कुर्ता खरीद कर लाया था, मगर अच्छा था। आस्तीन आदतन कोहनियों तक मोड़े, वो हाथ में मग लिए खड़ा था। कॉफी पियोगी? वो फिर से वही दोस्ताना से अंदाज वाला जहान सिकंदर बन चुका था। मिस होने से पहले कॉफी नहीं पीती, कह देने के बाद उसे लहजे की सर्द मोहरी का एहसास हुआ तो रुकी, फिर जबरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अगर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है तो जरूर पीऊंगी। तुम एक लफ्ज का इजाफा करते करते रह गई, क्रिमिनल। वो मुस्कुराया तो हया की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मुझे इस अल्फाज का इजाफा करना चाहिए? हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वो 2 हफ्ते बाद बिलाखिर इसके मुतल्लिक बात करने का ख्याल ही आ गया था। ठीक है, छत पे चलते हैं। उसने कानों से बालियां नहीं उतारी जिनमें मोती परोए थे, जहां के मोती। वो सच नहीं बोलता था तो उसके मोती कैसे निकल आए? वो उन 2 हफ्तों में यह सोचती रही थी। नामहसूस तौर पर भी वो अब्दुर्रहमान पाशा से मुत्तफिक थी कि वो सच्चे मोती ही थे, मगर जहान को तो याद भी नहीं होगा कि ये वही मोती हैं। छत पे अंधेरा था, दूर नीचे कॉलोनी की बत्तियां जल रही थीं। वो दोनों मुंडेर के साथ लगे झूले पे आ बैठे। हल्का हल्का झूलता झूला उनके बैठने से बिल्कुल थम गया। हया ने काफी का मग लबों से लगाया। अच्छी बनी है। आखिर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है। ओह, तुमने भी क्रिमिनल का इजाफा नहीं किया। क्योंकि मैं क्रिमिनल हूं भी नहीं, यह तुम्हें मेरा एतबार है। हाँ, उसने सोचने का वक्त भी नहीं लिया। सामने दीवार पर अब्बा के गमलों से ऊपर उन दोनों के साए गिर रहे थे। पौधों की टहनियों से ऊपर वो अजीब से हियत बना रहे थे। ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम उस शख्स को कैसे जानती हो और जो उस रोज मेरे साथ था। अब्दुर्रहमान पाशा, उम्मतुल्लाह हबीब पाशा का बेटा। उसने आने का पूरा नाम लिया। वो जरा चौंकर से देखने लगा। हाँ, तुम कैसे? लंबी कहानी है, सुनोगे? उसने बेनियाजी से शानों को जुम्बुश देकर पूछा। वो सामने दीवार पे ही देख रही थी। उसने दूसरे साए को इस बात में सर हिलाते देखा तो वो कहना शुरू हुई। अपने साए के हिलते लब दिखाई नहीं देते थे, न ही कान में पड़ी बाली के मोती की चमक। अगर दिखाई दे रही थी तो वो परेशानी, अजियत और इज़्तिराब जिसे वो पिछले 5 माह से अपने दिल में छुपाए हुए थी, जिसका एक हिस्सा उसने डीजे के साथ बांटा भी था और अब उसने पूरा ही बांट दिया। सबांजी की तरफ से मेल वसूल होने वाली रात, जब पहली दफा फूल आए थे, उससे लेकर उस रोज के वाकये तक उसने सब कह सुनाया। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। अगर बोला तो सिर्फ उस वक्त जब उसने इस्तकलाल जदेसी में पाशा के चेहरे पर कॉफी उलटने का वाक़या बताया। अच्छा, तुमने पाशा बे के ऊपर कॉफी उलट दी? वो जैसे बहुत महजूज हुआ था। हाँ, तुम उसे पाशा बे क्यों कहते हो? उसे सब पाशा बे कहते हैं, मिस्टर पाशा। शौक है खुद को मिस्टर कहलवाने का। कॉफी के मग खाली होकर जमीन पे पड़े थे। दीवार पे साए वैसे ही चिपके बैठे सारी दास्तान सुन रहे। पौधे भी मुतवज्जह थे। जब वो खामोश हुई तो वो जैसे सोचते हुए बोला, यानी कि उसने तुम्हारे बारे मालूमात हासिल की मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। मगर मैं सिर्फ एक बात नहीं समझ सका। इतना सब कुछ हो और तुमने मुझे कभी कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। क्यों? तुमने किसी से मदद क्यों नहीं ली? मैं कभी भी उनको ये सब नहीं बता सकती जहान। अब तो मामला खत्म हो गया है, मगर जब ये शुरू हुआ था तो मुझे तुर्की जाना था। अगर मैं बताती तो वो मुझसे फोन ले लेते और घर से निकलने पे पाबंदी लगा देते। तुर्की तो जाने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी मैं जानती थी कि जो मेरे घर के अंदर फूल रखकर जा सकता है, मेरे फोन में ट्रेसर लगवा सकता है, उसके खिलाफ अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते। और अब्बा को बताने का मतलब था कि ताया फुरकान को भी बता देना, यानी पूरे खानदान में तमाशा। अब्बा अब्बा ताया अब्बा को ना बताएं, ये नहीं हो सकता। और इतनी बहादुर तो मैं थी ही कि खुद अपने मसाइल हल कर सकती। सो तो है, उसने सर हिलाकर इतराफ किया। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैं पाशा बे को कैसे जानता हूँ? देख लो, तुम ना भी बताओ तो मैंने जान तब भी लेना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये एतमाद। वो पहली दफा हंसा था। वो होले से मुस्कुरा दी। असल में मैंने कुछ अरसा होटल ग्रैंड पे काम किया है, इसलिए मैं उन सो कॉल्ड भाइयों को करीब से जानता हूँ। ये सगे भाई नहीं हैं, ये माफिया भाई हैं, एक ही माफिया फैमिली का हिस्सा। मगर ये बात अदालत में अगर कोई मेरे अलावा जानता है कि वो सगे भाई नहीं है तो वो उम्मतुल्लाह हबीब पाशा हैं। खैर, मेरा पाशा बे से कुछ मसला हो गया और मैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे आ गया। वो रेस्टोरेंट उसी का ही है और औरत जिसको मैं अपनी लैंडलेडी बताता हूँ उसको वही बेचता है। वो उसकी साथी शेयर होल्डर है। वो मुझे रेस्टोरेंट की किस्तों के लिए तंग नहीं करता। ये मैंने झूठ बोला था, सॉरी। मगर उसने मेरे जिम्मे एक काम लगाया था जो मैं कर नहीं सका, जिसकी वजह से उस रोज हमारी तल्ख कलामी हुई थी।
कौन सा काम वो चौंकी। वो अपनी फैमिली को बैरून मुल्क शिफ्ट करवाना चाहता था, इसके लिए इस मुल्क की जाली दस्तावेजात और नई शनाख्तें चाहिए थी। मैं अपने एक दोस्त से उसके लिए वही बनवा रहा था, एंड थैंक टू यू मैंने वो अब बनवा दिए और उसकी फैमिली तुर्की से जा चुकी है। क्या उसे झटका लगा। आयशे और बहारें चली गईं तो वो आयशे बहारें सबको जानता था। हाँ, मजीद भी कुछ नहीं जानता, इसलिए इस मौजू को ख़त्म कर दो। और वो उसका भाई वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानता अब वो कहाँ है। उसने शाने उचका दी। वो जैसे मौजू से बचना चाहता था। फिर हया ने देखा उसका साया उठ खड़ा हुआ था, पौधों के ऊपर से होता पूरी दीवार पे फैल गया। उसने साये में उसका चेहरा तलाशने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। कितना सच था कितना झूठ, साये में सब गड़बड़ हो चुका था। तुम क्या करते फिरते हो जहान? मुझे यकीन है कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, मगर तुम ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो प्लीज। जो आपका हुक्म। साया मुस्कुराया था। वो बस ताज्जुब से सर हिलाकर रह गई। उसकी सारी कथा सुनकर वो अपनी दफा भी बहुत कुछ छुपा गया था। और आयशे बहारे वो कहाँ चली गई थी? वो दोनों आगे पीछे जीने से उतरते नीचे आ रहे थे। जब उसने अब्बा को लाउंज में खड़े अपनी तरफ जानिब मुतवज्जा पाया, जहान वो सिर्फ जहान की तरफ मुतवज्जा थे। जी मामो, वो पुरसकून अंदाज में कदम उठाता सीढ़ियों से नीचे उनके सामने जा खड़ा हुआ। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वो बहुत संजीदा लग रहे थे। वो पहली सीढ़ी पे रेलिंग पे हाथ रखे खड़े उनको देखने लगी। मैं सुन रहा हूँ तुम रोहेल से इन टच हो, मैं जानता हूँ, मगर क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो जो कि मैं नहीं जानता? जहां ने लम्हे भर की खामोशी के बाद नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। यानी कि कोई बात है। मामू, मैं दूसरों के मामले में मदाखलत कभी नहीं करता, इसलिए खामोश रहूंगा। अलबत्ता आप अपने तौर पर किसी से भी पता करवा सकते हैं। पता करवा लिया है, तुमसे तस्दीक चाह रहा हूँ। बहरहाल मुझे अपना जवाब मिल गया है, तुम आराम करो। उसका शाना थपथपाकर वो आगे बढ़ गए। उनके चेहरे की संजीदगी और इज़्तिराब पहले से बढ़ चुका था। जहान वापस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया कि उसका कमरा ऊपर था। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? जवाबन जहान ने जरा से शाने उचकाए। तुम्हें पता चल जाएगा, अब जहन पे जोर मत दो, सो जाओ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। साया गायब हो गया, रोशनियां आया थी। वो उलझी हुई वापस कमरे में आई थी। जहान सिकंदर के साथ रहने का मतलब था इंसान बहुत से राजों के साथ रहे और फिर सब्र से उनके खुलने का इंतजार करे। वो तमाम सोचों को जहन से झटक कर आयशे को ईमेल करने लगी।